अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और मेरे तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1929 तक के इवेंट्स को कवर किया, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा था जिनास 14 पॉइंट्स। और जिनास 14 पॉइंट्स के अगर मैं आपको बैकग्राउंड से लेके चलूं तो मैं आपको बात करूंगा साइमन कमीशन से स्टार्ट, यानी कि 1927 से स्टार्ट। ये सारे इवेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी हुए हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी पहले उसको देख ले, ताकि आगे के इवेंट्स को समझने में उसको आसानी हो। भाई, हम लोगों ने जाना कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये एज पर द लॉ हर 10 साल बाद अमेंड होता था। इट वॉज अमेंडेड एवरी 10 ईयर्स। तो जो पहला रिफॉर्म हमने पढ़ा दैट वाज मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में आया। दूसरा रिफॉर्म पढ़ा हमने एमसी रिफॉर्म, जो कि 1919 के अंदर आया। और तीसरा रिफॉर्म जो आना चाहिए था वो सपोज टू बी कमिंग इन 1929, लेकिन ब्रिटिश इसको लाने की कोशिश करते हैं 1927 में, लेकिन ये अटेम्प्ट नाकाम हो जाती है। तो इसको हम साइमन रिफॉर्म्स नहीं कह रहे थे, हम इसको साइमन कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन के बाद जो ब्रिटिश ने कहा कि भाई आपसे मिलके बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए एक सजेस्टिव सजेस्टिव रिपोर्ट भी बनाई थी गांधी नेहरू ने, और उसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट से हमें पता है कि जिन्ना को इख्तलाफात थे, तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स प्रोड्यूस कर दिए। जिन्ना ने कहा नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ब्रिटिश ने कहा चलो भाई मिलके बैठ के बात कर लेते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। और 1930, 31 और 32 के अंदर ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दैट दैट एम्ड एट डिस्कसिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब डिसाइड हुआ, जब उसमें मुज़ाकरात हुए, कोशिश हुई मुज़ाकरात करने के लिए, तो इवेंचुअली 1935 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसका जिक्र मैंने पिछली क्लासेस में भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर था। इट वाज द लास्ट मेजर लेजिस्लेचर पास बाय द ब्रिटिश। तो इसको इसको बनाने के लिए जो डिस्कशन हुई, these were these points were discussed in the three roundtable conferences held between 1930 and 1932। तो चलो वापसी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम स्टार्ट कर रहे हैं द थ्री राउंड टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके सवाल वैसे तो बहुत सारे आते हैं, 7 मार्क के भी आते हैं, 4 मार्क के भी आते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरा टॉपिक है, मैं ये 14 मार्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जो 14 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर बड़ा परेशान करते हैं। और बच्चे इसमें मुख्तलिफ सवाल आते हैं तो वो एक ही जैसा आंसर लिख रहे होते हैं, कभी किसी का आंसर कभी किसी और में सवाल में, किसी और का आंसर इसमें लिख देते हैं, तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। तभी मैं बड़े डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कौन से सवाल में किस तरीके का आंसर लिखना है। पहला सवाल क्या आता है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सेकंड और थर्ड से कंपेयर करने के लिए कहता है। जैसे यहां पे एक सवाल आया हुआ है, कह रहा है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अचीव मोर देन दोज ऑफ 1931 एंड 1932। 1932 और 1931 की जो कॉन्फ्रेंस, यानी कि सेकंड और थर्ड कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा अचीव किया, वो ज्यादा सक्सेसफुल थी। डू यू अग्री और डिसएग्री? तो इसमें आपने कंक्लूजन जो करना है वो अग्री या डिसएग्री के बेसिस पे करना है, और आपने बताना है कि आपके ख्याल में कौन सी कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी, या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी बनिस्बत बाकी दो कॉन्फ्रेंसेस के। लेकिन ये दूसरा सवाल है, इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर डिफरेंट कर रहा है सवाल को, और वो पूछ रहा है हाउ सक्सेसफुल वर द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड बिटवीन 1930 एंड 1932। इस सवाल की मैं आपको एग्जामिनर्स के चेक रिपोर्ट, यानी कि एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, उसके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो चेक पेपर्स हैं उसके अंदर बच्चों ने आंसर लिखा, किस तरीके से एक बड़े आंसर वाला जो बच्चा जिसकी कम गलतियां थी उसको कम मार्क्स मिले हुए थे, और एक ऐसा बच्चा जिसने छोटा आंसर लिखा हुआ था, 1 पेज और कुछ लाइंस का आंसर लिखा हुआ था, और उसके अंदर थोड़ी गलतियां भी ज्यादा थी, उसको ज्यादा मार्क्स मिले हुए थे। तो ये क्या है ऐसी कहानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कम लिखने पे ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और ज्यादा लिखने पे कम मार्क्स मिल रहे होते हैं? क्या पैटर्न है एग्जामिनर का? 14 मार्क का आंसर किस तरीके से लिखना होता है, इस सबको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, हिस्ट्री के अंदर ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है?
पहले मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं, फिर उसके एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चेकिंग दिखाऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको चेक कर रहा होता है। भाई हमें बात करनी है बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में, यानी कि लंबी नहीं करनी, एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है सवाल को। यानी कि तमहीदें बांधनी नहीं है। जैसे मैंने अभी तमहीद बांधी थी ना, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, साइमन कमीशन हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट हुआ, फिर गांधी जी सॉरी जिनास 14 पॉइंट्स हुए, वो सब लिखना नहीं है, वो आपकी समझ के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि थोड़ी सी पिछली वीडियो से पिछले लेक्चर से रिलेट हो जाए। अदरवाइज आपको लंबी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाउ सक्सेसफुल वाले सवाल का पैटर्न मैं अपनी पिछली दो वीडियोस में समझा चुका हूं। एक तो मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी समझा चुका हूं, जो कि पहली बार समझाया था, और फिर यहां पे मैं दोबारा समझा रहा हूं कि जब हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल आए तो आपने सबसे पहले एम को आइडेंटिफाई करना है। भाई एक बच्चे का बी ग्रेड आया, उससे पूछा हाउ सक्सेसफुल डू यू फील, उसने कहा सर वेरी सक्सेसफुल, व्हाई, बिकॉज आई वाज एमिंग फॉर अ बी और इवन लोअर एंड आई हैव गॉट अ बी ग्रेड, तो मैं तो बहुत सक्सेसफुल फील कर रहा हूं। लेकिन जब सर जुहेब से पूछा जाएगा सर हाउ सक्सेसफुल डू यू फील, आपके स्टूडेंट्स का जो है वो बी ग्रेड आए, तो सर जुहेब कहेंगे आई फील वेरी अनसक्सेसफुल, आई फील लाइक अ फेलियर, बिकॉज मेरी तो ख्वाहिश ये है, मेरी दुआएं ये है, मेरी कोशिश है, मेरा एम ये है कि मेरे हर स्टूडेंट का ए स्टार आए या ए ग्रेड आए मिनिमम, लेकिन इसने बी ले आया तो आई डू नॉट फील दैट मच सक्सेसफुल। यानी कि बेटा एक ही ग्रेड, एक ही फैक्टर जो है वो किसी पर्सपेक्टिव से सक्सेस है, किसी पर्सपेक्टिव से फेलियर है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन एम। तो बेटा बताने का ये एग्जाम्पल देने का मकसद क्या था? एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहले एम को बताना है कि भाई ये एम था, इसके लिहाज से ये हुआ, फिर डिसाइड करोगे कि ये सक्सेस था या ये फेलियर था। तो भाई जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ही बेसिक मकसद क्या था? टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, इंडियंस और ब्रिटिश बैठ के नए कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मकसद था। अब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ सक्सेसेस थी। मैंने आपको बताया हाउ सक्सेसफुल वाले सवाल में हमें लंबी नहीं करनी, हमें सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर फोकस करना है। तो जब पहली कॉन्फ्रेंस थी इसमें एक फेडरल सिस्टम की बात की गई, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स भी पार्ट लेंगे इलेक्शंस के अंदर एज लॉन्ग एज देयर राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड। प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1930 लंदन में होती है, और दे आल्सो अग्रीड टू ज्वाइन, बट कंडीशन क्या है? देयर राइट्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, प्रिंसेस आल्सो अग्रीड टू ज्वाइन एज लॉन्ग एज देयर राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड। दूसरी बात इन्होंने डिसाइड किया कि सिंध को सेपरेट कर दिया जाएगा बॉम्बे से, और इसकी एक आइडेंटिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, यानी कि सिंध को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाएगा, जो कि दिल्ली प्रपोजल में जिन्ना की एक मांग थी। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा पॉइंट, दैट ब्रिटिश आल्सो अग्रीड दैट गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। ये मुस्लिम पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा मेजोरिटी के मुताबिक बननी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें चाहिए भी नहीं है, हम बना भी नहीं सकते, उसमें गवर्नमेंट हमें चाहिए भी नहीं है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाते हो तो डेफिनेटली कांग्रेस वुड बी विनिंग एवरी इलेक्शंस बिकॉज ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। लेकिन अगर प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस है वहां तो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी ना, ये अच्छी बात है। तो ये कुछ सक्सेसेस थी कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मसले मसाइल भी सुन लो साथ में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। क्यों भाई? क्योंकि कांग्रेस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी उसने गारंटी मांगी, हम आएंगे इस सूरत में कि आप गारंटी दें कि जो भी डिसीजंस पास होते हैं वो इंप्लीमेंट भी होंगे। नो सच गारंटी वाज गिवन, तो इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस गांधी स्टार्टेड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ही डिमांडेड सेल्फ रूल। स्वराज के लिए इसने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। So, in the absence of Congress and Gandhi, it was impossible for a lot to be achieved. So, this was a failure of the first roundtable conference. बेटा अब हम लोग दूसरी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। हर कॉन्फ्रेंस का सेपरेटली एम डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस एक सेपरेट फैक्टर कंसीडर हो रही है। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? भाई पहली के फेलियर को ओवरकम करना। पहली फेल क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस या फिर गांधी। तो बेसिकली दूसरी कॉन्फ्रेंस का एम ये था टू रीच एन एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गांधी एंड कांग्रेस। गांधी को बुलाओ, कांग्रेस को बुलाओ, और इनकी प्रेजेंस में एक एग्रीमेंट रीच कर लो। तो भाई लॉर्ड आयरविन ने क्या किया? लॉर्ड आयरविन ने गांधी के साथ मुलाकात की और गांधी के साथ एक पैक्ट साइन किया, जिसको हम कहते हैं गांधी आयरविन पैक्ट, जिसमें अरविंद ने अग्री किया कि हम हिंदूज के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देंगे,
साथ साथ हम लोग ने जो भी प्रॉपर्टीज जब्त की हुई है, कन्फिस्केट की हुई है हिंदू लीडर्स की, वो भी हम वापसी कर देंगे। बदले में गांधी ने अग्री किया, ठीक है भाई, मैं अपनी नॉन कॉपरेशन में वापसी लेता हूं और मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। तो कांग्रेस या फिर गांधी वर प्रेजेंट आफ्टर द गांधी आयरन पैक्ट वाज साइन। लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल रहे, उसकी भी बात करेंगे। पहले सक्सेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसमें गांधी की प्रेजेंस में अब अग्री हो गया कि सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाएगा, इनके अपने गवर्नर्स यानी इनकी अपनी गवर्नमेंट होगी। दोनों मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं, तो दोनों ही मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से खास बातें थी। लेकिन मसला ये रहा कि गांधी ने कहा देखिए भाई, पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, यानी कि जो माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के से मना कर दिया। जिन्ना ने कहा नहीं नहीं सर, आप पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप सिर्फ इंडिया के हिंदूज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि मुस्लिम लीग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विच गांधी रिफ्यूज। गांधी ने कहा नहीं नहीं, देखिए पूरे इंडिया का मैं ही रिप्रेजेंटेटिव हूं, यानी कि माइनॉरिटी इशू को सॉल्व करने में, एड्रेस करने में इसने कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफर नहीं किया। इसने कहा भाई मैं पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूं, जो मैं कहता हूं वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, वो हर कम्युनिटी पे अप्लाई होगा। जबकि जिना इस बात को मानने से इनकार करते हैं। दूसरी बात, जिना साहब ने तो अपने 14 पॉइंट्स प्रोड्यूस किए हुए थे। जिना ने कहा देखिए 14 पॉइंट्स तो बेसिस ऑफ निगोशिएशन है सर, इसके बगैर तो बात ही नहीं करेंगे। बट गांधी रिफ्यूज टू इन्वॉल्व 14 पॉइंट्स इन द डिस्कशन। गांधी ने कहा भाई मैं 14 पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं करूंगा, यानी कि उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाए अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जिना तो इसके बगैर बात ही नहीं मानने वाले थे। ऊपर से बेटा सोने पे सुहागा, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो बैठी हुई थी अब इलेक्शन जीत के। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो मैंने आपको पहले ही बताया, इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती थी, यानी कि वो इंडिया के लिए कोई खास कंसेशंस कभी करना ही नहीं चाहती थी। दे वर नॉट कीन टू मेक एनी कंसेशंस फॉर द इंडिया। और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने कहा कि भाई या तो अपने माइनॉरिटी इश्यूज को खुद सॉल्व कर लो, या फिर जो हम फैसला करेंगे उसको एक्सेप्ट करना, जो भी हम इम्पोज कर दे। जिन्होंने कहा गांधी की सुनने से बेहतर है ब्रिटिश की सुनी जाए, तो इसने कहा ठीक है, जो ब्रिटिश फैसला करेंगे मैं उससे अग्रीड हूं। तो बेटा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932 में होती है, इसका बेसिक एम क्या था कि जो माइनॉरिटी इश्यूज हैं इनको सॉल्व किया जाए, इनको हैंडल किया जाए, जिसके लिए ब्रिटिश ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। कम्युनल अवार्ड ने कहा कि भाई जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, और ब्रिटिश का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ब्रिटिश के प्रिंसिपल का क्या मतलब है? मुसलमानों को हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस में तो थोड़ी वेटेज दे दी गई, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया गया। लेकिन जो पंजाब और बंगाल है, यहाँ पे मुसलमानों की सीट्स में रिडक्शन देखी गई, इनकी 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 जो स्ट्रेंथ है उनकी सीट्स में कमी देखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमानों की आबादी अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इनकी थी 56% की आबादी, लेकिन 175 में से इनको सिर्फ 86 सीटें दी गई। हालांकि मुस्लिम लीग इससे डिससेटिस्फाइड थी, मतलब मुसलमान कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा तो नहीं है, इट फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन गांधी और नेहरू ने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया था। जिन्ना की तो चलो मजबूरी थी ना, जिन्ना ने कहा था कि जो ब्रिटिश कहेंगे मैं वो एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन गांधी और नेहरू ने इसके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बार फिर से स्टार्ट कर दी 1932 में, एंड एज अ रिजल्ट गांधी एंड नेहरू वर अरेस्टेड। तो अब जब 32 के अंदर आपने गांधी और नेहरू की अरेस्ट कर लिया है और आप कॉन्फ्रेंस रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, और जिना भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाए ही नहीं गए। यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो आपने कांग्रेस के लीडर्स को जेल में बंद किया हुआ है, और जिना को आप बुला ही नहीं रहे बिकॉज ही वाज सीन एज वन ऑफ द ट्रबल मेकर्स इन इंडिया, तो ब्रिटिश ने इनको बुलाया ही नहीं। अब बताओ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई सक्सेस हो सकती है जब ना गांधी इसमें आया है और ना ही जिना को इसमें किसी ने बुलाया? तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिर्फ और सिर्फ हम फेलियर्स पढ़ते हैं। अब देखो पहला सवाल जो था, पहला सवाल पूछ रहा था हमसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 की ज्यादा अच्छी थी, 31 की ज्यादा अच्छी थी, या 32 की सबसे ज्यादा अच्छी थी? मेरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो 1930 की कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो फर्स्ट आरटीसी थी, वो ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो मैं क्या कर दूंगा, अग्री कर दूंगा। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। पहले वाले सवाल का कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है कि आप लिखो आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, बाकी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स दोनों आंसर के सेम है, फर्क किधर आ रहा है, कंक्लूजन के अंदर। तो पहले सवाल के अंदर आपने कंक्लूजन कैसे किया, आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा समझाया कि जो कंक्लूजन है वो हमेशा लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे किया जाता है, शॉर्ट रन एस्पेक्ट पे नहीं। यानी कोई लंबे अरसे में कोई फर्क आया हो तो आपने उसकी बात करनी है, आपने ब्रॉडर एस्पेक्ट को, ब्रॉडर पिक्चर को देखना है, आपने शॉर्ट या नैरो पिक्चर को नहीं देखना। तो भाई सर, ब्रॉड एस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं, क्या इतना अच्छा था? देखो भाई, पहली कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बोलो भाई, नया कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? सर, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 1935 में, जैसे आपने पहले भी बताया, और इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में ब्रिटिश ने इवेंचुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, और इसके तहत इलेक्शंस भी करवाए, 1937 में गवर्नमेंट फॉर्म भी हुई। और बातें मुस्लिम लीग हार गई, लेकिन ब्रिटिश ने अपने तो वादे को डिलीवर किया ना। तो क्या एम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्योंकि फर्स्ट आरटीसी में ब्रिटिश ने कहा था अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। और इवेंचुअली जब 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ब्रिटिश ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी, और 1937 में इसके लिए इलेक्शंस भी करवाए, और 1945 में भी इलेक्शंस करवाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि पहली बार मुसलमानों को गवर्नमेंट में पार्ट दिया जा रहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस दी जा रही थी। इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। अब जो दूसरा सवाल है, उसमें सवाल ऐसा है कि हाउ सक्सेसफुल वर द थ्री आरटीसीज हेल्ड बिटवीन 1930 एंड 1932। 1930 और 1932 के दरमियान जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, इनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, यानी कि सॉरी, इसमें पूछ रहा है ये तीनों ओवरऑल कितनी सक्सेसफुल थी। तो देखो, फर्स्ट आरटीसी फेल हो गई थी, सेकेंड आरटीसी फेल हो गई थी, थर्ड आरटीसी भी फेल हो गई थी। फर्स्ट आरटीसी का मकसद था टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक अदर टर्म के अलावा कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश ने कहा कि हम फेडरल सिस्टम अनाउंस करेंगे। ये भी ब्रिटिश ने अनाउंस तो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में, लेकिन इवेंचुअली ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। प्रिंसेस ने रिजेक्ट कर दिया ये जो फेडरल सिस्टम था, बिकॉज इट माइट इंटेल लॉस ऑफ पावर टू द प्रिंसली स्टेट्स, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इवेंचुअली सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टर्म थी जो ब्रिटिश इससे अचीव कर पाए, जो इवेंचुअली इंपोज कर पाए, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं अचीव हो पाया। दूसरी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि गांधी के साथ मिलकर एग्रीमेंट करना, गांधी को बुलाना मकसद नहीं था, गांधी के साथ एग्रीमेंट करना मकसद था। लेकिन क्या एग्रीमेंट हो पाया? नहीं हो पाया। तीसरी कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जो माइनॉरिटी इश्यूज हैं इनको सॉल्व किया जाए। लेकिन जब ब्रिटिश ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, तो क्या माइनॉरिटी इशू सॉल्व हुआ? नहीं, उल्टा बढ़ गया, क्योंकि गांधी और नेहरू ने इसके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो आप मुझे बताओ कि फेलियर साइड ज्यादा स्ट्रांग है या सक्सेसफुल साइड ज्यादा स्ट्रांग है? हमें क्लियर नजर आ रहा है कि भाई इसके फेलियर ज्यादा है। तो बेटा, जब भी हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल आता है, यू हैव टू कमेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सक्सेस। अगर सक्सेसेस ज्यादा है तो आप लिखोगे इट वाज सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर फेलियर्स, जैसे इस केस में फेलियर ज्यादा है, तो आप लिखोगे इट वाज सक्सेसफुल टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। और आप बताओगे कि ऑल्दो देयर वर सम इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स, जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की गई, विच वाज इवेंचुअली इंट्रोड्यूस्ड इन द 1935 कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर हम बात करें तो मोर और लेस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो गई अपने इंटेंडेड एम को अचीव करने में। इस तरीके से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से दे वर सक्सेसफुल टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, टू अ वेरी शॉर्ट एक्सटेंट। ये था हमारा टॉपिक। अब मैं आपको दिखाने चला हूं कि किस तरीके से एग्जामिनर ने इस आंसर को चेक किया। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स शेयर किया हुआ है, ये 2015 का पेपर है जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। यहाँ पे पहला पार्ट आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट वाज ऑल खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस। दूसरा सवाल था व्हाई जिना प्रोड्यूस्ड हिज 14 पॉइंट्स इन 1929। ये दोनों सवाल हम अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और जो लास्ट सवाल है वो आज हमने डिस्कस किया है, हाउ सक्सेसफुल वर द थ्री आरटीसीज बिटवीन 1930 एंड 1932। अब यहाँ पे एक हाई लेवल रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाई लेवल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं जिसके, तो उसका पेपर एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे शेयर किया है। अब देखिए, इस बच्चे ने यहाँ से आंसर शुरू किया, ये एक पेज इसने आंसर का लिखा है, ठीक है जी। और ये आंसर जो है वो यहाँ पे चल के जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है जी। इसमें काफी गलतियां भी, अभी हम इसको रीड करेंगे, ठीक है जी। और दूसरे, इस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं? इसको 11 मार्क्स मिले हैं 14 में से।
यानी कि इसने कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, तो इसके बने ही 12 मार्क। इसने लेवल 5 तो रीच ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की इसने। और जो 12 मार्क थे उसमें से 11 मार्क्स इसको मिले हुए। जबकि जो दूसरा बच्चा था उसने जो है इसके लिए जब आंसर लिखा तो उसने काफी लेंथी आंसर लिखा, जो कि मैं आगे चल के आपसे डिस्कस कराऊंगा, और उसको कम मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है जी। अब इसको 11 मार्क्स मिले 14 में से, तो इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं बनिस्बत उसके। एग्जामिनर कह रहे हैं द कैंडिडेट रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ सक्सेसफुल इन द क्वेश्चन। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चे ने हाउ सक्सेसफुल के ऊपर फोकस किया। इसका आंसर जो फोकस कर रहा था वो सक्सेसेस पे कर रहा था और फेलियर्स पे कर रहा था, ईच कॉन्फ्रेंस, तीनों कॉन्फ्रेंस के। तभी इसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सर इसने ऐसा कैसे आंसर लिखा है, जरा देखते हैं। देखो इसने कोई तमहीद, कोई इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं दिया। इसने डायरेक्टली स्ट्रेट अवे स्टार्ट किया अपना आंसर और कहा by in the first RTC held in November 1930, the Congress was not present as it was the biggest party of India. The RCD could not be the RTC could not be very successful. यानी फेलियर पे बात कर ली। However, in the absence of Gandhi, yeah, in the absence, Muslims did get some benefits. Success पे बात कर ली। Congress was absent because it wanted the assurance that the discussed points will be implemented by the British, whereas the British did not promise any assurance. इसने रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया, डेवलप कर दिया पॉइंट को। अब मुस्लिम्स वर गारंटीड सेपरेट इलेक्टोरेट, सर ऐसा तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। एंड पंजाब एंड सिंध वर टू बी सेपरेट प्रोविंसेस। पंजाब और सिंध की तो बात नहीं थी, सिंध की बात थी कि सिंध को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा। एंड एक्स्ट्रा वेटेज वाज आल्सो गिवन, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। सो मुस्लिम्स वर हैप्पी। ठीक है, इसने सक्सेस और फेलियर्स बना दिया और कोई भी एक्स्ट्रा इसने बात नहीं की। जबकि हम दूसरी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो डायरेक्टली इसने स्टार्ट किया इन द सेकेंड आरटीसी हेल्ड इन सितंबर 1931। ऑल्दो गांधी वाज प्रेजेंट, सक्सेस पे बात कर ली कि गांधी आ गया था। ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ड्यू टू विच द सेकेंड आरटीसी फेल्ड। यानी कि देखो इसका फोकस किसके ऊपर है, सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर है। अगर आप भी आगे भी पढ़ोगे तो इसका फेल का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो रहा है। कहीं सक्सेस का लफ्ज और कहीं फेलियर का लफ्ज इसने क्या किया है, बार बार इस्तेमाल किया है। यानी कि इसका आंसर इधर उधर नहीं गया, कभी अनसक्सेसफुल, कभी फेलियर, कभी सक्सेस, ये सारी बातें इसने की है। और इसने आंसर कितना लिखा, शॉर्ट सा आंसर लिखा। ठीक है जी, इसने शॉर्ट सा आंसर लिखा, कंक्लूजन भी नहीं लिखा, लेकिन फोकस इसका था हाउ सक्सेसफुल के ऊपर, यानी कि सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर। तो इसको ज्यादा मार्क्स मिले। अब हम एक और आंसर डिस्कस करेंगे जहां पर बच्चे ने क्या किया, डिटेल्ड आंसर्स दिया। उसने इसमें गांधी अरविंद पैक्ट भी लिखा, उसमें उसने कम्युनल अवार्ड को भी डिस्कस किया, उसने बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, लेकिन उसको मार्क्स मिलते हैं कम। कितने मार्क्स मिलते हैं, चलो आगे चल के देखते हैं। जरा मैं शेयर कर दूं। देखिए जी, ये जो दूसरा रिस्पॉन्स मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, इसमें एग्जामिनर ने मार्क्स दिए 7/14 में से। और कमेंट क्या किया, दैट द कैंडिडेट फेल टू फोकस ऑन द की वर्ड हाउ सक्सेसफुल इन द क्वेश्चन एंड प्रोसीडेड मेनली टू डिस्क्राइब ईच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तभी इसको लेवल 2 के मार्क्स मिलते हैं, लो लेवल के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो है उसने वन बाय वन सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस को डिस्क्राइब कर दिया। हालांकि डिटेल्स इसने बहुत दी थी और गलतियां भी इसमें कम थी, लेकिन इसको 7 मार्क्स मिले 14 में से। तो इसका आंसर देखते हैं भाई ने स्टार्ट कैसे किया। देखो पहले तो आंसर की लेंथ देख लो। इसने आंसर स्टार्ट किया यहाँ पे, तकरीबन आधे पेज से ज्यादा इसने आंसर लिखा हुआ है। फिर एक मजीद पेज इसने ऐड किया, फिर एक और पेज इसने ऐड किया। तो कम से कम भाई ये 1, 2 और 3, तकरीबन तकरीबन इसने 2.5 से 3 पेज का आंसर लिखा हुआ है। राइटिंग भी इसकी छोटी है। आंसर स्टार्ट करने का तरीका देखो उसका। कह रहा है कि साइमन कमीशन की ऑपोजिशन के बावजूद ब्रिटिश ने स्टिल मैनेज किया टू मेक अ 2 वॉल्यूम रिपोर्ट एंड दे कॉल्ड फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस हाउ इंडिया वाज टू बी गवर्न। भाई कितनी साइमन कमीशन से बात स्टार्ट कर दी इसने। पहले इसने ये बताया द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। Muslim League attended the conference and but the Congress stated that it would not attend the conference if the British promised that whatever is agreed in the conference would be implemented.
No such promise was made, and instead of attending the conference, it started its non-cooperation movement because because Congress was the largest party at that time. It was impossible to make important decisions without them. However, there were some advantages that princes would increase the number of seats if the Indians cooperated with them. The NWFP was given a full provincial status, जो कि पॉइंट गलत है. बेसिकली NWFP की बात सेकंड कॉन्फ्रेंस में हुई थी. Jinnah left the conference thinking that some ground had been made. After returning from the first RTC, the Congress members urged Gandhi to stop the non-cooperation and to attend the next set of talks. Gandhi met with Irwin, even though Wilson Churchill, जो कि एक और लीडर थे, thought that Gandhi should not be involved as he was imprisoned. यानी कि विल्सन चर्चिल ने क्रिटिसाइज किया अरविंद को कि गांधी के साथ नहीं बात करें क्योंकि गांधी तो जस्ट अभी जेल से आजाद हुए. ये तमाम तर जो कोर्स बुक है ना आपकी, जो नाइजल केली की बुक है, इन्होंने भाई साहब ने ऐसे ही छाप दी है. लॉर्ड गांधी आर्विन पैक्ट को भी इसने बताया कि भाई गांधी आर्विन पैक्ट वाज साइंड एंड आर्विन अग्रीड टू रिलीज द कांग्रेस प्रिजनर्स एंड गांधी अग्रीड टू कॉल ऑफ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. लेकिन इस सब पूछा नहीं था. समझ बात, एग्जामिनर ने कहा मैंने पूछा नहीं था ये जो आपने डिस्क्राइब कर दिया. इसी तरीके से जब उसने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्क्राइब की, तो उसने उसके बाद रैमसे मैकडोनल्ड वाला पूरा कम्युनल अवार्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, Ramsay MacDonald award, announced a communal award in which Muslims' weightage was increased in Hindu-dominant areas, but Muslim majority was decreased in Punjab and Bengal. ये सब बातें उससे लिखी, बड़ा डिटेल में उसने बताया. लेकिन मसला ये है कि ये सारी बातें लिखनी नहीं थी. आपने लिखना था फर्स्ट आरटीसी, सेकंड आरटीसी और थर्ड आरटीसी के सक्सेसेस. अगर फेलियर्स हैं तो तीनों के बारे में लिखने थे. इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी थी. इसने ये भी बता दिया एंड में जाते जाते, भाई ने ये भी बता दिया कि भाई this conference was not fruitful as well because both the parties were not satisfied with the proposal of British and Jinnah was not even invited, so he did not attend the conference. बहुत डिटेल में बताया. लेकिन इस सब के बावजूद इसको 7 मार्क्स क्यों मिलते हैं 14 में से? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा बातें कर दी जो कि एग्जामिनर ने पूछी नहीं थी. तो यहां से हमने क्लैरिफाई किया कि ज्यादा लिखना तब तक अच्छा है जब तक वैलिड लिख रहे हो. अगर उसमें इनवैलिड टर्म्स आ रही हैं तो फिर ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है. इस तरीके से हम लोगों ने तीनों आरटीसीज को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया. 14 पॉइंट्स, 14 मार्क के क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से आंसर करना होता है वो भी हमने देखा. along with example candidate response checked by examiner along with the examiner report. I hope आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी. नहीं समझ आई हो या कोई और कंफ्यूजन या कुछ और पूछना हो तो मल्टीपल टाइम्स मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे शेयर किया है. आप लोग जो है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग जो है वो जो भी सवाल हो मुझसे पूछ सकें. एक बार फिर मेरा नंबर स्क्रीन पे शेयर है. अगर किसी को इंडिविजुअल क्लासेस का पता करना है, नोट्स का पता करना है, नोट्स चाहिए, फिजिकल कॉपी, मेरे और भी काफी सारी रिसोर्सेज हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे एडमिन्स, मेरे असिस्टेंट्स आपको रिप्लाई कर रहे होंगे. और इस तरीके से जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. जज़ाकल्लाह. उम्मीद है खैरियत से हैं आप सब लोग और अपना ख्याल रखेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से नए टॉपिक के साथ.